YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। 31 जनवरी को मतगणना होनी है, यानी कि कल मतगणना होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अर्जुन स्टेडियम के बहुउद्देशीय हॉल में मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में मतगणना की जाएगी और पारदर्शी तरीके से मतगणना की जाए, इसी को सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। अर्जुन स्टेडियम के बहुउद्देशीय हॉल में मतगणना केंद्र बनाया गया है। स्ट्रांग रूम के हर गेट पर दो कैमरे लगाए गए हैं। अर्जुन स्टेडियम के पूरे कैंपस में तथा बाहर की गतिविधियों पर भी कैमरों की मदद से नजर रखी जा रही है। तो जींद उपचुनाव को लेकर कल मतगणना होनी है। कल तय हो जाएगा कि आखिर किसके सिर पर जीत का सेहरा बांधा जाएगा, जनता ने किसे जिताया है, किसे विजयी बनाया है, और बाहर की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी। जींद उपचुनाव की 31 जनवरी को मतगणना होगी, यानी कि कल मतगणना की जाएगी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात मतगणना केंद्र पर किए गए हैं और अर्जुन स्टेडियम के बहुउद्देशीय हॉल में मतगणना केंद्र बनाया गया है। 10 सीसीटीवी लगाकर सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है और हर एक गेट पर दो सीसीटीवी लगे होंगे। स्ट्रांग रूम के बाहर हर गेट पर दो सीसीटीवी लगाए गए हैं। उसके अलावा अर्जुन स्टेडियम के पूरे कैंपस पर नजर रखी जा रही है और बाहर की जो गतिविधियां होंगी उन पर भी कैमरों की मदद से नजर रखी जा रही है। कोई भी संदिग्ध गतिविधि अगर देखने को मिलती है तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। जींद उपचुनाव की 31 जनवरी यानी कि कल मतगणना होगी। 28 जनवरी को मतदान करवाए गए थे और मतदान में किसे विजयी बनाया है, ये मतगणना के बाद ही साफ हो पाएगा। ईवीएम में कैद हो चुकी है 21 प्रत्याशियों की किस्मत और इन्हीं 21 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कल हो जाएगा कि आखिरकार किसे विजयी बनाया है जींद की जनता ने और जींद की जनता के दिल में जगह बनाने में कौन कामयाब हुआ है, कौन नाकामयाब हुआ है। तो हर एक किसी की नजरें टिकी हैं कल मतगणना पर कि कल मतगणना के बाद क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आएंगे। कल नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। स्ट्रांग रूम के बाहर दो सीसीटीवी भी तैनात कर दिए गए हैं और जींद उपचुनावों को लेकर कल मतगणना होगी। मतगणना के बाद ही साफ होगा कि आखिरकार किसे विजयी बनाया है जनता ने और ईवीएम में जो 21 प्रत्याशियों की किस्मत कैद है उनमें से किसे विजयी बनाया गया है जनता की ओर से और जींद की जनता के दिल में किसने अपनी जगह बनाई है, ये कल मतगणना के बाद साफ हो जाएगा। फिलहाल ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सुरक्षा के इंतजामात आप देख सकते हैं किस तरीके के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं ताकि मतगणना जो कल होनी है पारदर्शी तरीके से हो सके। कोई भी संदिग्ध गतिविधि ऐसी ना हो जिससे पारदर्शिता में कोई कमी रह जाए और पुख्ता इंतजामात यहां पर किए गए हैं। बहुउद्देशीय हॉल में मतगणना केंद्र बनाया गया है जहां पर वोटों की गिनती की जाएगी और मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सुनील यादव हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और कल मतगणना होनी है, कल आखिरकार फैसला हो जाएगा किसके सिर पर जीत का सेहरा सजेगा। ऐसे में क्या कुछ इंतजाम है पारदर्शी तरीके से मतगणना के? जी शीनम, अपने दर्शकों को सबसे पहले बता दें कि कल 31 जनवरी है और कल सुबह 8 बजे से ही जींद उपचुनाव की मतगणना शुरू हो जाएगी, जिसकी महा कवरेज हम खबरें अभी तक के माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे और सबसे पहले नतीजे सबसे तेज हम अपने चैनल पर दिखाएंगे। इसीलिए दर्शकों से अनुरोध है कि कल सुबह से ही वो खबरें अभी तक के साथ जुड़े रहें। अब बात करते हैं जो मतगणना होनी है। मतगणना को लेकर तमाम चाक चौबंद व्यवस्था की गई है ताकि पूरी पारदर्शी तरीके से इस मतगणना को अंजाम दिया जा सके और जो 21 उम्मीदवार जिनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद है उनको जीत का सेहरा किसके सिर बांधना है उसका फैसला कल सुबह से आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। आपको बता दें जींद के अर्जुन स्टेडियम में जो बहुउद्देशीय हॉल है उसमें ये सभी ईवीएम्स रखी गई हैं जिनमें 21 उम्मीदवारों की किस्मत कैद है और
कल सुबह 8 बजे से ही जब मतगणना शुरू होगी तो उसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था पूरी तरह से की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। एसपी डीएसपी लेवल के इलाके में तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही 10 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो हर स्ट्रांग रूम के जो दरवाजे हैं उन पर लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की गतिविधियां जो है वो अवैध गतिविधियां का कोई मतगणना में खलल डालने की कोई अगर गतिविधि होती है तो उसको रोका जा सके और ऐसे व्यक्तियों को रोका जा सके जो इस तरीके की गतिविधियों में शामिल रहते हैं। कल सभी पार्टियों के जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। वो अपने प्रत्याशियों की जो मतकक्ष में वोट डले हैं उनको बताने के लिए उनको उनके सामने ये ईवीएम और जो पूरी प्रक्रिया है वो कल सुबह से शुरू हो जाएगी। और अगर ये कहा जाए कि दोपहर तक स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिरकार अगला जीत का विधायक कौन होगा। जी शीनम। बिल्कुल सुनील, कहीं ना कहीं सुबह से ही ये फैसला आना शुरू हो जाएगा कि आखिरकार किसके हक में जींद की जनता ने वोट किया है और किसने जींद की जनता के दिल में अपनी जगह बनाई है। लेकिन उसके अलावा अगर बात की जाए, पोलिंग एजेंट वहां पर मौजूद रहेंगे। उसके अलावा इंतजामात वहां पर ऐसे क्या खास इंतजामात किए गए हैं जिससे पारदर्शी तरीके से मतगणना हो पाए। और उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि करीबन कितने सीसीटीवी कैमरे ऐसे रहेंगे जो पैनी नजर रखेंगे मतगणना पर। जी शीनम, जो केवल जो रजिस्टर्ड पोलिंग एजेंट्स हैं उन्हीं को मतगणना केंद्र के अंदर जो बहुउद्देशीय हॉल है उसके अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा जो हर मेन गेट है बहुउद्देशीय हॉल के स्ट्रांग रूम के जहां पर ये ईवीएम्स रखी गई हैं वहां पर तकरीबन 10 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं जिनकी पैनी नजर 24 घंटे हर पल उन ईवीएम मशीन पर है। किसी तरह की गड़बड़ी ना हो मतगणना में, उस पर पूरी नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही जो पुले हैं बहुउद्देशीय हॉल के चारों तरफ और जो स्टेडियम है उसके पूरी तरीके से तैनात की गई है ताकि कोई भी किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति हो या कोई अन्य व्यक्ति हो जो किसी तरीके से इस मतगणना में अवरोध पैदा ना कर सके। इसीलिए पूरी से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जी शीनम। सुनील, अगर कोई संदिग्ध गतिविधि देखी जाती है, जिस तरीके से आपने बताया कि 10 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, ऐसे में अगर कोई संदिग्ध गतिविधि देखी जाती है या फिर कोई इस तरीके का कोई हिंसा का घटना सामने आ जाती है तो सुरक्षा बल कितने वहां पर मौजूद रहेंगे मौके की स्थिति से निपटने के लिए? देखिए, इस तरीके की स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। यहाँ तक कि डीएसपी रैंक के कई अधिकारी पूरी अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। लगातार वो कुछ घंटों के अंतराल में वो यहाँ पर दौरा भी करते हैं और जब कल ये गणना शुरू हुई उस दौरान तो अगर ये कहा जाए तो लगभग सभी अधिकारी जो हैं इलाके के वो मौके पर मौजूद रहेंगे और हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी मुस्तैद व्यवस्था की गई है। ज्यादा भीड़ को वहां पर आने की अनुमति नहीं दी गई है। जो स्टेडियम है उसके बाहर ही लोगों को रहने की हिदायत दी गई है कि वो अंदर ना आए। केवल अंदर उन लोगों को जाने की अनुमति होगी जो रजिस्टर्ड होंगे, पोलिंग एजेंट जो रजिस्टर्ड हैं, जिनको अनुमति दी गई है कि वो मतगणना केंद्र के अंदर जा सकते हैं और जो काउंटिंग चल रही है उनके प्रत्याशी के पक्ष में कितने वोट मिले हैं वो सब जानकारी वही उन्हीं के द्वारा बाहर पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा किसी भी की अनुमति नहीं दी गई है। लगातार जो निगरानी है वो बढ़ा दी गई है वहां के इलाके की, क्योंकि कुछ ही घंटे रह गए हैं ये शुरू हुई और जो 21 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मतें बंद हैं अब ईवीएम में उनकी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुनील यादव हमारे साथ जुड़े थे और तमाम जानकारी दे रहे थे कि आखिरकार कैसे इंतजामात किए गए हैं, सुरक्षा के कैसे इंतजामात हैं और पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाने के लिए, ये मतगणना कराने के लिए किस तरीके के इंतजामात वहां पर किए गए हैं, कितने सुरक्षा बल वहां पर मौजूद रहेंगे, ये तमाम बातें उन्होंने हमें बताई। कमल कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इसी पर ज्यादा जानकारी को लेकर। कमल, कल आखिरकार फैसला हो जाएगा किसके सिर पर जीत का सेहरा सजेगा, तो इसके लिए इंतजामात करना बेहद जरूरी है ताकि पारदर्शी तरीके से मतगणना हो। क्या कुछ इंतजामात रहेंगे जींद में?
देखिए शीनम, इंतजाम तो हमारे संवाददाता लगातार जींद से ग्राउंड से बता भी रहे हैं। हम भी कल से दिखाने के स्ट्रॉन्ग रूम की जो सुरक्षा है वो किस तरह से की जा रही है, क्योंकि ईवीएम मशीनें वहीं पर रखी गई है, मतगणना वहीं से होगी। और इसके अलावा कांटे की टक्कर बताई जा रही है। अगर रुझानों की बात कर लें मतदान के बाद, तो वाकई में ऐसा लगता है कि ये जो जंग है वो बहुत मुश्किल है हर प्रत्याशी के लिए, चाहे वो दिग्विजय चौटाला की बात कर ले, बीजेपी के कृष्ण मिड्डा की बात कर ले, या कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला की। इसके अलावा शीनम आपको ये भी बता दें कि कहा यही जा रहा है कि इन तीनों के बीच ही टक्कर है। सबसे जो प्रबल दावेदार है जींद उपचुनाव की जीत के, वो दिग्विजय चौटाला माने जा रहे हैं, क्योंकि सभी ये जानना चाहते हैं 31 जनवरी से पहले कि कौन जीत रहा है। सबकी दिलचस्पी है। हालांकि 31 जनवरी का दिन ये तय कर देगा कि कौन जींद उपचुनाव का सिकंदर है, लेकिन उससे पहले ही जो रुझान है, अलग अलग विश्लेषण है, वो सामने आ रहे हैं। और इसमें ब्राह्मण वोटरों पर सबकी नज़रें टिकी हुई है। ब्राह्मण वोटरों पर इसलिए क्योंकि अगर 50% से ज़्यादा जो वोट हैं वो जाते हैं बीजेपी को, तो आप समझ लीजिए कि बीजेपी को बहुत फ़ायदा हो सकता है। और हमारे जो दर्शक है वो भी यही जानना चाहते होंगे कि समीकरण क्या क्या कहते हैं और किसकी जीत ज़्यादा लग रही है कि वो जीत सकता है। देखिए, जीत और हार का अंतर भी कुछ ज़्यादा नहीं रहने वाला है। 2014 के जब विधानसभा चुनाव में रिजल्ट सामने आए थे तो सभी ने देखा कि ज़्यादा अंतर उस समय भी नहीं था। इस बार भी शीनम यही देखने को मिलेगा। अगर बात करें रणदीप सुरजेवाला की, तो उन्हें हार की तरफ जाते हुए ना देखे। उन्होंने जो बूथ मैनेजमेंट की है अंतिम दिन मतदान के, वो किसी से छिपी नहीं है। और उन्होंने अपने वोट 5000 से ज़्यादा बढ़ाए हैं, इस बात पर गौर कीजिएगा। यानी कि वो भी जीत की दौड़ में वापसी कर सकते हैं, ये भी कहा जा सकता है और ये लगता भी है। बात करें विनोद आश्री की, एलएसपी से जो प्रत्याशी है वो समीकरण बिगाड़ सकते हैं सबके, वो खेल बिगाड़ सकते हैं जीत का। बीजेपी को नुकसान वही पहुंचा सकते हैं। अगर बात करें 15,000 से वोट ज़्यादा उनको मिल जाते हैं तो बीजेपी की जो जीत की राह है वो मुश्किल हो जाएगी। अगर उनको कम वोट मिल सकते हैं, 15,000 से ब्राह्मणों के वोट उन पर नहीं जाते हैं या कम जाते हैं, जाएंगे तो ज़रूर लेकिन कम जाते हैं, तो बीजेपी को फ़ायदा होगा। यानी कि ब्राह्मण वोट अगर बीजेपी की ओर जाते हैं तब बीजेपी की जीत हो सकती है, लेकिन बड़े अंतर से नहीं हो सकती। दिग्विजय चौटाला भी बड़े अंतर अगर हारेंगे तो वो भी 1 या 2,000 के अंतर से ही हारेंगे। यानी कि कुल मिलाकर जो टक्कर है वो 3 पर ही है। इनेलो की बात कर ले तो कहा यह जा रहा है कि उनकी तो जमानत जब्त हो जाएगी, इस तरह की बातें कही जा रही है। लेकिन जैसा कि जो मतदान हुआ है, वोटर के मन में क्या है वो वोटर ही जान सकता है। और ईवीएम मशीनों के बाद जो रिजल्ट सामने आएगा, जो ईवीएम में कैद है, वही बता पाएगी कि आखिरकार किसकी जीत सुनिश्चित होगी। सिर्फ ये बातें हैं अभी तक, लेकिन इतना ज़रूर है कि राजकुमार सैनी की जो पार्टी है एलएसपी, उसने जो समीकरण है वो बिगाड़ कर रख दिए हैं। ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए ये भी देखा गया है कि जो बीजेपी के नेता हैं वो रात दिन मेहनत पहले से किए हुए थे। उन्होंने ये बात भी कही थी कि जो जाट प्रत्याशी हैं, इस तरह की बातें सामने आई थी। पुख्ता खबर तो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है, जो वहाँ पर ग्राउंड पर लोग थे वो कहते नजर आए कि दिग्विजय चौटाला जो कि एक जाट प्रत्याशी है वो जीत जाएंगे। इसलिए ब्राह्मणों को कहा गया कि आप बीजेपी को ही वोट दें, कृष्ण मिड्डा को वोट दें। जो पंजाबी समुदाय से आते कृष्ण मिड्डा, उनकी जीत सुनिश्चित होगी। तो एक बार फिर से जो एक रिकॉर्ड बना हुआ है कि लगातार जो है गैर जाटी जींद विधानसभा में 1972 से जीतता आ रहा है, वही जीतेंगे। लेकिन वही बात है कि क्या इतिहास बदलेगा, क्या नया रचा इतिहास जाएगा, इस पर भी ज़रूर बातें फिलहाल हो रही हैं शीनम। और देखना होगा 31 जनवरी को क्या क्या देखने को मिलता है। और धड़कनें जो है अब बढ़ना शुरू हो गई हैं, तमाम पार्टियों के नेताओं की भी और प्रत्याशियों की खासकर। कमल, फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि 10 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन जीत का सेहरा किसके सिर पर सजेगा, इसे लेकर कहीं ना कहीं संशय अभी तक लगातार बरकरार है। और ये तो आखिरकार कल ही साफ हो पाएगा कि किसके सिर पर जीत का सेहरा सजेगा। और मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात हैं। तो जंगी जीत को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार किसके सिर पर जीत का सेहरा सजेगा, क्योंकि मतगणना कल होनी है। 31 तारीख को मतगणना होगी और इसके साथ ही साफ हो जाएगा कि आखिरकार किसे जींद की जनता जिताएगी, किसे विजयी बनाएगी। इसी को लेकर लगातार तमाम जानकारी हम ले रहे हैं। कमल कौशिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जींद से डीएस अलावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि मतगणना केंद्र पर मौजूद है और वहां से लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। सबसे पहले डीएस अलावत से हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार कितने इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि पारदर्शी तरीके से मतगणना होना बेहद जरूरी है। और इसी को लेकर जो तमाम इंतजामात किए गए हैं उसकी तस्वीरें एक बार देख लेते हैं। डीएस अलावत।
जी, मैं बता देना चाहूंगा कि कल होने वाली गिनती को लेके यहाँ स्ट्रांग रूम में की जो सुरक्षा के हैं वो चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। 14 यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को देखते हुए सभी इंतजामात किए गए हैं। उसके साथ साथ 14 टेबल बनाई गई हैं, जिसमें 13 राउंड में गिनती होगी और लगभग 12-1 बजे तक सभी निर्णय हो जाएगा और ये कल ही खुलासा हो पाएगा कि किसके सिर पर जींद का ताज सजने वाला है। जी बिल्कुल, साथ ही इंतजामात देखना चाहेंगे एक बार। जिस तरीके से 10 कैमरे लगाए गए हैं सीसीटीवी, उसके अलावा स्ट्रांग रूम पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, वो एक बार देखना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार कमल कौशिक से कयास जान लेते हैं। क्या कुछ कयास, क्या कुछ रुझान लगाए जा रहे हैं? इससे पहले कमल, हमने बात की जातिगत समीकरणों की कि अगर जातिगत आधार पर वोटिंग की गई होगी तो किस तरीके के समीकरण बन सकते हैं। लेकिन अगर विकास की बात की जाए, विकास के मामले में कौन सी पार्टी को मानती है जींद की जनता की विकास करवाएगी आने वाले वक्त में? अब विकास के मुद्दे की अगर बात कर ले तो देखिए, जो राजनीति है उसमें विकास के मुद्दे शुरुआती तौर पर जब प्रचार होता है तभी दिखाई देते हैं। उसके बाद आपने भी देखा कि किस तरह से 3 दिन जो महत्वपूर्ण थे प्रचार के, उस दिन क्या क्या हुआ है, पॉलिटिकल ड्रामा हुआ है, यहाँ तक कि एक परिवार की कलह निकलकर फिर से सामने आई है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, उसके बाद जवाब भी दिया गया। भरी सभा में नैना चौटाला के आंसू भी निकले, वो भावुक हुई और उसके बाद फिर से जो तिकड़ी है देखिए आप जेडीपी की, जिसमें नैना चौटाला, दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, ये देखिए बहुत मजबूत तिकड़ी है। ये जेडीपी के लिए काम कर रही है और ये सफलता की ओर आगे भी बढ़ सकती है। इसके अलावा आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने भी किस तरह से समर्थन दे दिया था, विकास के बाद उन्होंने नहीं की है। आप देखिए, शुरुआती ज़रूर उन्होंने भाषण में कहा था हमारे दिल्ली में ये है, दिल्ली में वो, ऐसा लग रहा था कि वो प्रचार दिल्ली का कर रहे हैं हरियाणा में। लेकिन उसके बाद वो भी जातिगत समीकरणों पर आ गए। उन्होंने भी कह दिया कि ऐसे ऐसे व्यापारी मेरे पास आए, कन्फ्यूज़न हमने दूर की, हम अब कन्फ्यूज़न दूर कर रहे हैं। यानी कि बनिया वोटरों को वो वहाँ पर संबोधित कर रहे थे एक तरह से, बाद में जब उनका भाषण खत्म हो रहा था। अब देखिए, विकास की बात आपने सवाल पूछा, मैं भी विकास की बात करते करते आ गया जातिगत समीकरणों पर। तो ये सच्चाई है कि चुनावों में जो है जातिगत समीकरण ही काम आते हैं और ये जो सोशल इंजीनियरिंग की बात होती है ये बिल्कुल सही है। जो इसको ठीक ठाक कर लेता है वही जीत की ओर आगे बढ़ जाता है। ये चाहे चाणक्य बीजेपी के कहे जाने वाले अमित शाह की बात कर ले, वो भी बेहतर जानते हैं, मायावती की बात कर ले, वो भी बेहतर जानती हैं, हरियाणा की बात कर ले वो अभय चौटाला भी जानते हैं, या दूसरी पार्टियों के बड़े नेताओं की बात कर ले वो भी बखूबी इस बात की जानकारी रखते हैं। आपको रोकना चाहूंगी, वापस आप पर लौटेंगे, लेकिन एक बार डीएस अहलावत से ये जान लेते हैं कि आखिरकार अगर कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधि देखी जाती है, कैमरों में नजर आती है, तो उससे निपटने के लिए करीबन कितने सुरक्षा बल मौजूद रहेंगे मतगणना केंद्र पर? डीएस अहलावत। जी, मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ 6 घेरों में सुरक्षा का जो बंदोबस्त किए गए हैं, इससे हरियाणा पुलिस के जवान और उसके साथ साथ सीआरपी के जवान तैनात किए गए हैं। 14 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 13 टेबल पे ये गिनती होनी है। कल सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो जानी है। अब देखना ये होगा कि कल आने वाले समय में जींद की ताज किसके सिर पर बंधता है। जहाँ तक सुरक्षा का बंदोबस्त है, यहाँ सभी पार्टियों के कार्यकर्ता है और रात से ही, परसों शाम से ही अपने ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए यही डेरा डाले हुए हैं और अब जो गिनती है उसके बहुत कम समय बीच में बचा हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डीएस अहलावत, ये सारी जानकारी देने के लिए। कमल कौशिक हमारे संवाददाता जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जातिगत समीकरणों को सुलझाने के लिए और समझाने के लिए कि आखिरकार किसके सिर पर जीत का सेहरा सज सकता है।